आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य को कैलकुलेट करेंगे। शक्ति अथवा सामर्थ्य को आप डीसी में भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की जो दर होती है उसी को हम उस परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ऊर्जा व्यय की दर का मतलब क्या है कि किसी भी सर्किट में एक सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च होती है, एक सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे हम बोलते हैं ऊर्जा व्यय की दर। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में भी एक सेकंड में जितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च होगी उसको हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य बोलेंगे। तो हमको यहां पर शक्ति अथवा सामर्थ्य का कैलकुलेशन करना है। हमने यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर, अभी मैं बता भी रहा था कि एक सेकंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम ऊर्जा व्यय की दर कहते हैं। तो ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में एक सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को उस परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आप सभी को याद होगा डीसी सर्किट में हम लोग पावर को कैलकुलेट करते थे W/T। W इज इक्वल टू कार्य बटे समय, वर्क डन अपॉन टाइम। और इसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था? तो आप थोड़ा सा याद करें। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जो बनाते हैं वो W इज इक्वल टू VI इंटू टी। आपको याद होगा W इज इक्वल टू VIT। ये हमारा फॉर्मूला वर्क डन का बनता था, लेकिन डीसी सर्किट में। अब वर्क डन के इस फॉर्मूले में आप बेटा देख रहे हैं कि वोल्टेज भी आ रही है, करंट भी आ रही है और उसके साथ टाइम भी आता है। एसी सर्किट्स में हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है, आपने ग्राफ में भी देखा और कैलकुलेशन भी आपने किए हैं कि एसी सर्किट में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होती है वो लगातार हर पल हर क्षण वो बदलती रहती है। वोल्टेज भी चेंज होती रहती है, करंट भी चेंज होती रहती है। तो पावर का या वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला तो हम तब लगा सकते हैं जब सर्किट में वोल्टेज और करंट बिल्कुल एक जैसी हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज और करंट बिल्कुल एक जैसी नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हमारी अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स में हमको यही प्रॉब्लम होती है कि इनमें वोल्टेज और करंट लगातार बदलती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते। इसलिए उसमें हम जो भी पावर कैलकुलेट करते हैं वो हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमेशा वोल्टेज और करंट एक जैसी नहीं रहती, तो फिर हम एवरेज पावर उसकी कैलकुलेट करते हैं। वही हमने लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम पूरी एक साइकिल के लिए औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य की गणना करते हैं। पूरा एक चक्कर प्रत्यावर्ती धारा का हम ले लेते हैं। जैसे ये हमने बनाया वोल्टेज का ग्राफ, और करंट को थोड़ा आगे या पीछे हम लोग मान सकते हैं, और ये हमने बना लिया करंट का ग्राफ ऐसे। तो ये वोल्टेज और ये करंट, इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाए। तो पूरी एक साइकिल हम क्या करेंगे, पूरा एक चक्कर के लिए लेंगे। वोल्टेज होगा तो करंट होगी, तो पूरा एक चक्कर का हमने मान लिया जो टाइम है वो कैपिटल T है। तो पूरी एक साइकिल के लिए हम औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य की गणना करेंगे, क्योंकि एसी सर्किट में वोल्टेज करंट दोनों लगातार चेंज होते रहते हैं, और ये फॉर्मूला वर्क डन का तब होता है जब वोल्टेज और करंट बिल्कुल फिक्स रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर यहां पर लगातार वोल्टेज और करंट चेंज होगी तो हम कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे? बड़ा आसान। आप थोड़ा सा याद करें, क्लास 11th में औसत वेग के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, औसत चाल का एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये तो कंफर्म हो गया कि हमको कैलकुलेशन किसकी करनी है, एवरेज पावर की कैलकुलेशन करनी।
औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य की कैलकुलेशन करनी है, वो भी एक एक साइकिल के लिए। ठीक है, तो अगर औसत की गणना करनी है तो अब आप थोड़ा सा याद करें, क्लास 11th में औसत चाल का एक फॉर्मूला पढ़ा आपने। औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना कुल दूरी चली गई वो हम ऊपर लिखते हैं और जितना टोटल टाइम लिया गया वो हम नीचे लिखते हैं। तो यहां पर अब हम औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य की गणना कैसे करेंगे? शक्ति अथवा सामर्थ्य का फॉर्मूला W/T होता है, पर हम तो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एवरेज के लिए हमको क्या लिखना चाहिए? कुल कार्य बटे कुल समय। यही तो बनेगा फॉर्मूला। औसत चाल का क्या बना? कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत शक्ति का क्या बनेगा? कुल कार्य बटे कुल समय। वही हमने लिखा, प्रत्यावर्ती धारा की पूरी एक साइकिल के लिए औसत शक्ति बराबर पूरी एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया गया कुल कार्य बटे एक साइकिल पूर्ण करने में लगा हुआ कुल समय। तो हम टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम करेंगे, उससे एवरेज पावर निकल के आएगी और औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य को P बार से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। एवरेज क्यों ले रहे हैं? पता चला, क्योंकि एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट फिक्स नहीं रहते, हर क्षण बदलते रहते हैं। तो हम कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमको उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एवरेज वैल्यू निकालेंगे कैसे? ये उसका तरीका हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मुझे इसके ऊपर यहां पर चाहिए पूरी एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया गया कुल कार्य चाहिए पहले हमको। अब ये कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे? तो पूरी एक साइकिल के लिए अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा यहीं रोक देते हैं जरा, और यही चीज हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि पूरी एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया गया कुल कार्य। हम केवल इसको कैलकुलेट करेंगे और जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो एक साइकिल को पूर्ण करने में लगे कुल समय से हम उसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, अपने आप एवरेज पावर निकल के आ जाएगी। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे पूरी एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूरी एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया गया कुल कार्य और किए गए इस कुल कार्य को हम काहे से मान लेते हैं? W मान लेते हैं हम इसको। तो याद रखेंगे W किस चीज का सिंबल हमने बनाया? हमने W सिंबल बनाया पूरी एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया गया कुल कार्य। आप चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं। एवरेज पावर को आप किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एवरेज पावर को P बार से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके न्यूमरेटर में क्या आया है? पूरी एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया गया कुल कार्य, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? W से। और पूरी एक साइकिल में लिया गया कुल समय कैपिटल T। ठीक है, मान लिया कि पूरे एक चक्कर में कैपिटल T टाइम लगता है, तो अगर इसकी वैल्यू आप W/T कैलकुलेट करके ले आओगे तो एवरेज पावर आपको मिल जाएगी। लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम W कैलकुलेट कर रहे हैं और बाद में W/T करके पावर, एवरेज पावर हम निकाल लेंगे। अच्छा, W कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो W का फॉर्मूला VI/T, लेकिन ये तो V और I हर पल बदल रहे, तो फिर ये सूत्र तो नहीं लगा सकते। तो हमने उसका एक तरीका ढूंढा। क्या तरीका ढूंढा? हमने बोला इस पूरे टाइम कैपिटल T को आप छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर दो, और उस हर टाइम छोटे छोटे टाइम को क्या मानो? dt। इस dt टाइम में पावर कैलकुलेट करो, इस dt टाइम में पावर कैलकुलेट करो, इस dt में, इसमें, 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 ऐसे जितने भी dt यहां से यहां तक बनते हैं सभी dt टाइम पे पावर कैलकुलेट करो और बाद में सबको क्या कर दो? जोड़ दो, तो पूरी पावर आ जाएगी निकल करके। तो हमने यही तरीका अपनाया और पावर के लिए क्या किया? पहले इस dt टाइम में पावर कैलकुलेट करने चले। t टाइम में पावर का फॉर्मूला क्या होगा?
वी आई टी। तो dt टाइम में पावर का फॉर्मूला क्या होगा? dt टाइम में पावर का फॉर्मूला होगा वोल्टेज इंटू करंट इंटू dt, मैक्सिमम वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करंट इंटू dt। लेकिन इससे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो केवल इतने टाइम में पावर की कैलकुलेशन आएगी, पूरी कैसे कैलकुलेशन करोगे? उसके लिए आपको करना है, पूरे वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए अब आप समझ गए क्या करना है। हमारे पास मैथमेटिक्स का एक रूल है और वो रूल है इंटीग्रेशन, समाकलन। और कहां से कहां तक लिमिट्स रहेंगी? आंसर है 0 टाइम से लेकर t टाइम तक हम इसकी लिमिट रखेंगे, फ्रॉम 0 टू t। कुछ समझ आया ही आपको? पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरी एक साइकिल में किया गया कुल कार्य चाहिए, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। लेकिन ये तो हर समय हर क्षण बार बार वोल्टेज और करंट बदल जाया करेगी, तो हमने उसका तरीका क्या ढूंढा? छोटे छोटे टाइम के लिए वर्क कैलकुलेट करो, और जब छोटे छोटे टाइम के लिए वर्क पूरे कैलकुलेशन हो जाए फिर सबको ऐड कर दो। तो छोटा टाइम कितना माना? dt। वर्क कैलकुलेशन के लिए ई नॉट आई नॉट dt। इसके बाद पूरा जोड़ने के लिए ये समाकलन हमने लगा दिया, और कौन से कहां तक हमने इंटीग्रेट किया? 0 टाइम से लेकर पूरा कैपिटल T टाइम तक, पूरा एक चक्कर के लिए। ये हमने इसको अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान देनी है, ई नॉट आई नॉट नहीं लिखेंगे यहां पर, हम यहां पर ई और आई का यूज करेंगे। देखो क्यों बेटा? क्योंकि इस dt टाइम पर ई और आई की वैल्यू अलग होगी, इस dt टाइम पर ई और आई की वैल्यू अलग होगी, इस वाले dt टाइम पर ई और आई की वैल्यू अलग होगी। तो हम मैक्सिमम वैल्यूज नहीं लेंगे, हम उनके तात्क्षणिक मान यूज करेंगे। फिर मैक्सिमम वैल्यू हर जगह कैसी रहती है? एक जैसी बिल्कुल। लेकिन आप देखें, अगर हम इस टाइम पर आपसे पूछेंगे तो इस टाइम पर वोल्टेज इतना है, लेकिन इस टाइम पर करंट तो इतनी है ना। तो ये मैक्सिमम वाली यूज हम नहीं करेंगे। हम कौन सी यूज करेंगे? वोल्टेज और करंट तात्क्षणिक वाली यूज करेंगे, क्योंकि हर टाइम पर ये लगातार चेंज हो रही है। और हर टाइम पर चेंज कौन होता है? तात्क्षणिक वोल्टेज और करंट या महत्तम वोल्टेज और करंट? तात्क्षणिक वोल्टेज और करंट ये हर क्षण बदलते हैं। तो फिर मैक्सिमम यूज नहीं करना है, आपको तात्क्षणिक वाला यूज करना है। आप इसे कैलकुलेट करिए भाई। W इज इक्वल टू ई और I की वैल्यूज तो आप जानते ही हैं। E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि आप सर्किट लोगे, उसमें जो वोल्टेज और करंट उनके बीच कुछ ना कुछ कालांतर हो सकता है। आपने देखा जब आपने अलग अलग सर्किट भी लगाए, केवल शुद्ध प्रतिरोध लगाया, शुद्ध संधारित्र लगाया और शुद्ध प्रेरकत्व लगाया, तो सब में वोल्टेज, प्रतिरोध में तो दोनों समान कला में थे, लेकिन अधिकतर सर्किट आपको ऐसे मिलते हैं, अधिकतर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसे हैं जिनमें वोल्टेज और धारा के बीच कुछ ना कुछ कलांतर है। हमने मान लिया कि वो कलांतर कितना है आज? फाई। और ये भी मान लिया कि जो धारा है वो वोल्टेज से फाई कला में, इक्वेशन देख के बता सकते हैं अग्रगामी है कि पश्चगामी, कौन पीछे है कौन आगे है। वोल्टेज की कला ओमेगा टी, करंट की कला ओमेगा टी प्लस फाई, तो कौन अग्रगामी है? करंट अग्रगामी है। आप किसी को भी अग्रगामी पश्चगामी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अधिकतर सर्किट ऐसे मिले, केवल प्रतिरोध वाले सर्किट को छोड़ दीजिए अगर, तो आपको सारे सर्किट ऐसे मिले हैं जिनमें वोल्टेज और करंट के बीच कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहा है। लास्ट टाइम जब आपने एलसीआर सीरीज सर्किट भी किया, उसमें भी वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस था, और वो फेज डिफरेंस किस पर डिपेंड करता था कि VL और VC में से बड़ा कौन है। अगर VL बड़ा है तो वोल्टेज करंट से फाई कला में अग्रगामी हो जाता था, अगर VC बड़ा होता तो फाई कला से पश्चगामी हो जाता वोल्टेज।
तो लगभग हर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कुछ ना कुछ कला का अंतर रहता है, तो हम यहां पर भी थोड़ा सा कला का अंतर मान लेते हैं। मान लिया कि दोनों के बीच का कलांतर कितना है 5 और करंट वोल्टेज से आगे है। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे हम dt। अब इसे कैलकुलेट करना है फ्रॉम 0 टू t। सिंपल सी मैथमेटिक्स से इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है। ई नॉट आई नॉट ये तो फिक्स वैल्यूज है, कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी, आप सबको याद होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और उसके साथ अभी क्या लिखना बाकी है dt। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं और यहां पर dt फ्रॉम 0 टू t। w इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करवा दो आप इसको, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और साथ में डी टी फ्रॉम 0 टू t। ये इतना समझ आ रहा है ना अभी आपको, हमने ऐसा क्यों लिया और उसके बाद ये वैल्यूज लिख रहे हैं, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला देखा ना था आपने वी आई टी, तो वी आई टी क्यों नहीं लिया हमने, वी आई डी टी क्यों लिया, क्योंकि हर पल इसकी वैल्यू बदलती है। तो हम छोटे छोटे टाइम में कैलकुलेट करके सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए समाकलन, ठीक है। अब इनको आप अलग अलग कर दो जरा। W इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। ये ऐसा कर देते हैं हम इसको, ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई डी टी फ्रॉम 0 टू t, प्लस लगाया, समाकलन इसको भी मिल जाएगा। हाँ, एक छोटा सा काम इसमें आप कर सकते हो, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई आप करा सकते हो। तो 2 से हमने भाग दिया, 2 का गुणा किया, जब 2 का गुणा करेंगे तो ये मिलकर क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद करो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t। इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, इसका समाकलन तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो हम एक फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां 2 थीटा होगा तभी तो यहां थीटा आएगा, तो कॉस 2 थीटा। इसके लिए हम एक छोटा सा काम कर देते हैं, इसमें भी 2 से भाग दे देते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं, ठीक। तो अब ये क्या बन गया, देखो उसकी जगह वैल्यू अप्लाई करो, W इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट। उसके साथ यहां पर पहुंचे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, और एक चीज देखो बेटा, ये जो कॉस फाई है ना, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि कला का अंतर वोल्टेज और कला के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच जो होगा वो सभी पूरे समय बराबर रहेगा। तो कॉस फाई कांस्टेंट है, इसको भी यहां से बाहर कर लीजिए, कॉस फाई, ये बाहर का 1/2, ये कॉस फाई, और अंदर में क्या बचा 2 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी। हम 2 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी।
तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये वाला डी टी आ जाएगा। समझ आई कुछ बात आपको? एक बार फिर से देख लिए, 1/2 ये cos फाई लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और ये डी टी फ्रॉम 0 टू टी, फ्रॉम 0 टू टी, प्लस लगा दिया हमने, ये 1/2 लिख दिया। इसमें भी बेटा देखो ये साइन फाई दिख रहा है आपको, इसको भी बाहर कर लो क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर में रह जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक, अब बस इनके इंटीग्रेशन करने हैं और लिमिट्स हमको अप्लाई करनी है। तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर अभी कैलकुलेट करते हैं। W इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट, हमने वही लिख लिया, और अब अंदर 1/2 cos फाई। थोड़ा गौर से देखना बेटा, यहां पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसको हमको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा cos थीटा का क्या, cos x का क्या होता है? sin x। तो cos 2 ओमेगा टी का होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 0 टू टी। तो 1/2 cos फाई टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी। आगे प्लस 1/2 साइन फाई, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी, और ये ब्रैकेट ये सबसे बाहर वाला। अब इसमें हमको लिमिट्स अप्लाई करनी है, ई नॉट इंटू आई नॉट, ये है कॉस 5/2, इसमें लिमिट अप्लाई करिए आप। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले जहां भी टी है वहां अपर लिमिट कैपिटल टी यूज करेंगे, तो ये आएगा टी माइनस साइन 2। एक काम और करते जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ओमेगा की वैल्यू आपको याद है कुछ? ओमेगा, वेरी गुड, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, तो जहां ओमेगा है वहां 2 पाई बाई टी भी लिखते चलिए। तो इसकी जगह तो कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा। ये तो अभी अपर लिमिट अप्लाई करी हमने, माइनस अब लोअर लिमिट अप्लाई करिए तो 0 लिखोगे, यहां भी 0 आएगा माइनस, यहां साइन। बेटा जब टी की जगह 0 लिख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो cos 5/2, पहले इस पे अपर लिमिट अप्लाई की कैपिटल टी माइनस इसी टी जहां जहां पर है वहां लोअर लिमिट 0 अप्लाई कर दिया। इसके आगे प्लस ये साइन 5/2, और इसके बाद यहां पर भी लिमिट अप्लाई होगी। आप चाहें तो ये वाला माइनस लगा के इसको क्या कर सकते हैं? माइनस, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अब यहां माइनस नहीं है तो अंदर में लिमिट अप्लाई करो पहले। तो हमने पहले टी की जगह पे क्या लिखना है? कैपिटल टी। तो हमने लिखा cos 2 ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, फिर माइनस करेंगे। अब जहां भी टी है वहां पर क्या लिखना है? 0। तो हम यहां लिखेंगे cos और टी की जगह 0 करेंगे बेटा, तो ये cos 0 अपॉन 2 ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ठीक है ना? अब और इसे कैलकुलेट करिए तो ई नॉट इंटू आई नॉट। आप ध्यान से देखिए, ये आ गया cos 5/2, और इसके अंदर यहां तो t माइनस
टी से टी कैंसल, ये बचा साइन 2 2 जार 4, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का मान 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ये तो पूरा 0 है, हम इसको हटा देते हैं, सीधे बस इतना ही लिख देते हैं, t माइनस 0 और रहा ये वाला पूरा टर्म, तो ये पूरा फिर यहां पर पूरा 0 हो चुका है, तो बस इतना हमने लिख दिया, माइनस साइन 5/2। अब इसमें देखिए 2 से 2 क्या हो गया, सॉरी t से t कैंसिल हो गया, cos 4 पाई की वैल्यू, cos 4 पाई की वैल्यू होती है 1, तो ये आएगा 1/2 ओमेगा माइनस cos 0 इज अगेन 1/2 ओमेगा, यहां पर ये इससे भी कैंसिल हो गया, तो ये 0 हुआ, ये 0 होके इसको 0 कर देगा, तो ये भी पूरा 0। अंदर बचा क्या, केवल इतना देखना है, यहां पर किया गया कुल कार्य निकाल रहे हैं आप, याद रखिएगा, W इज इक्वल टू E नॉट इंटू I नॉट इंटू cos 5/2 इंटू t, यही बचा, बाकी सब 0 हो गया। अब ये t को हम इधर लाना चाहते हैं क्योंकि उधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो W अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू E नॉट इंटू I नॉट इंटू cos 5। क्या हम इसको ऐसा भी करके लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, ये t को तो हमने उधर भेज दिया, भाग में चला गया, ये यहां जो 2 था उसको हमने √2 इंटू √2 लिखा, √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, फिर से गुणा करोगे 2, वही चीज आ जाएगी बिल्कुल। और याद करिए ये क्या चीज है, W अपॉन टी, अभी हम आपको यहां बताए थे कि किया गया कुल कार्य बट एक चक्कर में लिया गया कुल समय, यही है औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P बार, औसत एवरेज पावर है ना, तो P बार लिखेंगे। और इधर देखो बेटा, E नॉट अपॉन √2, I नॉट अपॉन √2, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर आपको? क्या आप मुझे ERMS और IRMS की वैल्यू बता सकते हैं? ERMS की वैल्यू होती है E नॉट अपॉन √2 और IRMS की वैल्यू होती है I नॉट अपॉन √2। तो जो ये E नॉट अपॉन √2 है, इसकी जगह हम ERMS, I नॉट अपॉन √2 की जगह IRMS इंटू cos 5। प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में औसत शक्ति क्षय का ये फॉर्मूला आपका बना। इस फॉर्मूले में आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर ERMS और IRMS आ रहे हैं, जिन्हें आपको याद होगा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इनके और नाम बताए गए थे, वोल्टेज का प्रभावी मान और ये धारा का प्रभावी मान इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता था। इसका मतलब है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज के प्रभावी मान और धारा के प्रभावी मान, और उसके साथ एक चीज और आएगी cos phi, इसके गुणनफल के बराबर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य होगी। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला हमारा आ गया पावर के लिए। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है बेटा, पावर का फॉर्मूला वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, शक्ति अथवा सामर्थ्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, W का VIT और पावर का V इंटू आई। देखो W का क्या है VIT, पावर का क्या होता है W अपॉन T। तो जब इस W के फॉर्मूले में T से भाग दोगे तो यही VI तो बचेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला VIT, लेकिन पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। तो अगर हम केवल V इंटू आई से पावर कैलकुलेट करें तो क्या उससे पावर नहीं आएगी? ये सब इतना हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो अगर हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में में शक्ति कैलकुलेट करने के लिए अगर हम केवल ERMS वोल्टेज का प्रभावी मान ले लें और धारा का प्रभावी मान ले लें, तो क्या इससे हमको पावर नहीं मिलेगी? क्या ये पावर का फॉर्मूला गलत है? तो फिर
अगर एसी सर्किट्स में पावर का ये फॉर्मूला आ रहा है और हम सोचते हैं कि वोल्टेज का प्रभावी मान ले लें और करंट का प्रभावी मान लेके गुणा करा दें, तो भी तो कुछ ना कुछ वो भी तो पावर होती है। तो क्या ये पावर का फॉर्मूला यहां के लिए गलत है? आंसर है गलत नहीं है फॉर्मूला पावर के लिए। पावर का ये भी फॉर्मूला सही है, पावर का ये भी फॉर्मूला सही है। हमने इन दोनों पावर के अलग अलग नाम रख दिए। ये वाली जो पावर है इसका हमने नाम रखा आभासी, इसका नाम हमने रखा आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य। इसे हम अंग्रेजी में बोला करते हैं एपेरेंट पावर। और पावर का ये वाला जो फॉर्मूला आया है ये वास्तविक शक्ति अथवा सामर्थ्य इसको कहते हैं। वास्तविक शक्ति अथवा सामर्थ्य, इसे हम बोला करेंगे रियल पावर। ऐसा क्यों? एपेरेंट पावर और रियल पावर, ये दो पावर कैसे आ जाती हैं? इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप इसको ध्यान से सुने। एक्चुअली ये एग्जांपल हमने आपको क्लास 11th में भी बताया है, पर आप भूल गए होंगे। जैसे आप अपने घर में सबमर्सिबल की मोटर चलाते हैं और मोटर चला करके पानी को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। हमने देखा अपने सबमर्सिबल के स्टार्टर में कि उसमें एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उसमें एक अमीटर लगा हुआ है। हमने देखा कि उसमें वोल्ट मीटर हमको जो दिखाता है वो दिखाता है 220 वोल्ट। और आपको याद होगा वोल्ट मीटर जो भी हमको दिखाता है वो वोल्टेज का आरएमएस मान होता है, पहले डिस्कस कर चुके। हमने देखा उसमें करंट की जो वैल्यू हमको दिखती है वो दिखती है 2 एम्पियर। तो हमने पावर कैलकुलेट किया, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और ये वैल्यू आ गई 440 वॉट, 440 वोल्ट। 220 गुणे 2 440 वॉट। तो हम क्या सोचते हैं, हम अपनी मोटर को देखते हैं स्टार्टर को, स्टार्टर में वोल्ट मीटर हमको ये दिखाता है, करंट हमको ये दिखाती है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 440 वॉट आया। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी मोटर 440 वॉट पर काम कर रही है, मतलब वो 1 सेकंड में 440 जूल काम करके पानी छत में पहुंचा रही है, पानी टंकी में भर रही है। पावर का क्या मतलब होता है? 1 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा। तो हम क्या सोच रहे हैं, मोटर को देखते हैं, स्टार्टर को देखते हैं, और हमारे मन में यही है कि हमारी सबमर्सिबल की मोटर 1 सेकंड में 440 जूल वर्क कर रही है। फिर हमने इसी का कैलकुलेशन एक दूसरी तरह से भी किया। कैसे किया? उसके लिए हमने क्या किया, देखा कि हमारी छत में कितना पानी पर सेकंड पहुंच रहा है। हमने देखा कि m किलो पानी पहुंचा और h हाइट तक पहुंचा। मोटर आपकी छत की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी उस टंकी की, तो m उसका द्रव्यमान था जो पानी वहां पर पहुंचाया मोटर ने, h हाइट पर पहुंचाया, और इसमें हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, mgh। यहां से क्या मिलेगा, हमारी मोटर ने टोटल कितना काम किया ये मिलेगा। फिर जितना टाइम लगा होगा उस टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगी, इससे भी पावर आएगी, कार्य बटे समय, इससे भी तो पावर आएगी। तो t समय में m द्रव्यमान पानी ऊपर पहुंचा, h हाइट पर पहुंचा, g गुरुत्वीय त्वरण था, इन तीनों का गुणा करेंगे तो कार्य आएगा जो मोटर ने करके दिया, हमको पानी चढ़ाया, इतना वर्क डन मोटर ने करके दिया। अब जितना टाइम लगा उस टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो 1 सेकंड में किया गया कार्य आ गया, और 1 सेकंड में किया गया कार्य ही तो क्या होता है, पावर। हमने इसको कैलकुलेट किया, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम क्या देखते हैं, ये हमको मिला 300 वॉट। प्रॉब्लम हो गई। कैसे प्रॉब्लम हो गई, हम जब नीचे खड़े होकर मोटर हमने चलाई और स्टार्टर देखा, तो हम वहां खड़े खड़े क्या सोचते थे कि हमारी मोटर 1 सेकंड में 440 जूल काम करती है। लेकिन जब हमने पानी वाली तरफ से कैलकुलेट किया तो हमने क्या पाया कि हमारी मोटर ने 1 सेकंड में
300 जूल काम किया, ये 140 जूल का क्या हो गया? तो दो पावर आ गई अलग अलग। नहीं समझ आया? दो पावर दिख रही ना आपको, एक वो वाली पावर जो मोटर हमको दिखाती है, वो हमसे इतना लेती है, 1 सेकंड में 440 जूल वो हमसे ले रही है लगातार, तो ये पावर उसे हमको देनी पड़ती है, और ये वो हमको देती है करके। पानी अगर ऊपर चढ़ाया तो उसने हमको दिया ना करके। भाई मोटर को चलाने के लिए एनर्जी कौन देता है? आप। फिर वो जब पानी चढ़ाती है तो वो कौन कार्य कर रहा है? मोटर। फिर वो आपको देती है काम करके। लेकिन आपसे जो लेती है वो 1 सेकंड में 440 जूल लेती है, पर अपना जो करके देती है वो 1 सेकंड में 300 जूल करके देती है। ये इस दुनिया की हर मशीन में होता ही है। इसलिए, लेकिन दो पावर तो आ गई, हम कौन सी पावर को रियल पावर कहेंगे? तो हम इस वाली पावर को बोलेंगे रियल पावर, और इस वाली पावर को हम क्या बोलेंगे? अपैरेंट पावर, आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य। इसको रियल और इसको आभासी क्यों बोला हमने? क्योंकि वास्तव में आपको मिल कौन सा रहा है? वास्तव में तो ये मिल रहा है ना आपको, ये तो आपसे वो मोटर ले रही है, वास्तव में ये आपको दे रही है। इसलिए जो हमको देती है उसको हमने क्या बोला? रियल पावर, और जो वो हमसे लेती है उसको हमने क्या बोला? अपैरेंट पावर। तो देखने को तो हम क्या दिखता है कि 1 सेकंड में 440 जूल काम करती है, लेकिन क्या रियल में वो 1 सेकंड में 440 जूल काम करती है? आंसर नो। रियल में वो 1 सेकंड में कितना जूल काम करती है? 300 जूल। इसलिए इस पावर का हमने नाम रख दिया रियल पावर, और वो जो हमसे लेगी उसका हम क्या नाम रख देंगे? अपैरेंट पावर। इसलिए ये रियल पावर है उसकी, और ये कौन सी पावर है? आभासी शक्ति। क्या दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया अभी साफ साफ? अच्छा, तो इन दोनों में क्या फॉर्मूला बना? थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या है बताइए? औसत वास्तविक शक्ति, और ERMS इंटू IRMS किसका फॉर्मूला है? आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति में एक रिलेशन तैयार हो गया। क्या रिलेशन बन गया? एक रिलेशन बना, अतः वास्तविक शक्ति इज इक्वल टू, इसकी जगह पर ये वास्तविक शक्ति है, इसको क्या लिखा जाए? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, और गुणे ये क्या लिखा हुआ है उसके साथ में? कॉस फाई। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आभासी शक्ति में आप कॉस फाई का गुणा करोगे, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आभासी शक्ति में जब गुणा करवाओगे तो आपको वास्तविक शक्ति मिला करेगी। समझ आ रहे कुछ? तो ये एक ऐसा गुणनखंड है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे अपैरेंट पावर में मल्टीप्लाई करने से ही हमको रियल पावर मिलती है। इसलिए हमने इसका एक नाम रख दिया, हमने इसका नाम रख दिया शक्ति गुणांक। क्यों? क्योंकि जब हम आभासी शक्ति में इसका गुणा करते हैं, इस फैक्टर का गुणा करते हैं, तो हमको वास्तविक शक्ति देता है ये, तभी हमको रियल पावर मिलती है। तो हमने इसका क्या नाम रख दिया? शक्ति गुणांक। यहां कॉस फाई को हम बोला करते हैं शक्ति गुणांक, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा गुणांक है जो एक शक्ति को दूसरी शक्ति में कन्वर्ट कर सकता है। समझ आ रहे हैं आपको? ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक पावर को दूसरी पावर में कन्वर्ट कर सकता है। किसको किस में कर सकता है? आभासी को रियल में, और हम चाहें तो रियल को आभासी में भी कन्वर्ट कर लेंगे, भाग दिला देंगे इसका, है ना। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक पावर को दूसरी पावर में कन्वर्ट कर देगा, एक शक्ति से दूसरी शक्ति हमें देगा। इसलिए इस गुणांक का हमने नाम ही रख दिया शक्ति गुणांक। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। अब बताएं, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ये नहीं समझ आ रही है? तो जो मशीन कोई भी आपको वर्क करके देती है, वो वाली पावर उसकी कौन सी पावर होती है? वास्तविक या आभासी?
जो वास्तव में आपको मिलेगा वो वास्तविक, और जो आप उसको दे रहे हो वो वाली पावर आभासी। क्या वास्तविक शक्ति कभी आभासी शक्ति के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कम हो जाती है। ठीक है, और cos फाई का नाम हमने क्या रखा यहां पर? शक्ति गुणांक रखा, cos फाई की वैल्यू हमने रखा इसका। अब ये cos फाई का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? क्योंकि एक शक्ति से दूसरी शक्ति में बदलने के लिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पावर है उसको दूसरी पावर में कन्वर्ट करना है, cos फाई लाओ, बदल जाएगा। सो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं किसी सर्किट के लिए? आप उसको थोड़ा सा देख ले एक नजर कि किसी सर्किट के लिए हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने LCR सीरीज सर्किट पढ़ा हुआ है। LCR सीरीज सर्किट में आप याद करें tan फाई की वैल्यू, शक्ति गुणांक ज्ञात करना। हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं बेटा? cos फाई की, शक्ति गुणांक ज्ञात करना। उसके लिए आप सभी याद करें कि अभी हाल ही में जब हमने LCR सीरीज सर्किट पढ़ा है, देखो बड़ा अच्छा है, cos फाई चाहिए, और हाल ही में अभी जो LCR सीरीज सर्किट पढ़ा है उसमें tan फाई आपने कैलकुलेट किया था, याद आया कुछ आपको? तो cos फाई में tan फाई वी नो, tan फाई की वैल्यू क्या आई थी याद करिए? XL माइनस XC अपॉन R। अब अगर C बड़ा होगा, XC बड़ा होगा तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। आप चाहें तो यहां डिफरेंस का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक रहेगा ऐसे कि इसमें से जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो। ये tan फाई है। अब tan फाई से हम cos फाई तक कैसे पहुंच सकते हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये काम बहुत किया है कि tan थीटा का मान दे दिया जाता था, फिर cos थीटा का मान आप निकाल लेते थे। तो या तो आप ट्रायंगल बना के ये काम कर सकते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए ऐसे, समकोण त्रिभुज, उसमें ये वाले एंगल को क्या मान लेते हैं? फाई। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? XL माइनस XC, बेस कितना है? R। हमको इन दोनों का ये चाहिए हाइपोटेनियस। समझ आया आपको? जब ये कर्ण आ जाएगा तो फिर cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। समझ आया? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत यूज करते हैं, तो बताएं क्या वैल्यू निकलेगी इसकी? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे इस फिगर के कर्ण की। मैं आपको एक चीज बताऊं, इसे आप बोल सकते हो इंपीडेंस ट्रायंगल, प्रतिबाधा त्रिभुज। इसका नाम क्या रख सकते हैं आप? प्रतिबाधा त्रिभुज। इसको हम अंग्रेजी में इंपीडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल क्यों? क्योंकि इससे प्रतिबाधा मिल रही है परिणामी हमको। ठीक है, अच्छा अब बताएं tan फाई इतना, देयरफॉर cos फाई की वैल्यू बोलिए। cos फाई आधार बटे कर्ण, तो R अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL डिफरेंस, माइनस कर दो, डिफरेंस जैसे यहां लिखा है तो आप चाहो डिफरेंस यूज कर लो, XL डिफरेंस XC होल स्क्वायर। और बेटा आप याद करो थोड़ा सा, R अपॉन, क्या आपको याद है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर क्या होता है? Z। इसी को तो प्रतिबाधा बोलते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं Z। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई आपकी। कुछ समझ में आया ये सब कुछ?
एक बार फिर से, ये शक्ति अथवा सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या निकला? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये कौन सी पावर है? रियल पावर है, यानी कि ये वाली पावर सर्किट में आपको देनी पड़ेगी या ये सर्किट से आपको मिलेगी? ये मिलेगी। देनी इससे ज्यादा पड़ती है हमको। जो पावर हमको देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपेरेंट पावर। जो आभासी शक्ति जो हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं वास्तविक शक्ति। क्या ये दोनों चीज आपको अलग अलग समझ में आई? ये कहां देख के निकाला आपने? ये कैलकुलेशन क्या देख के किया कि मोटर हमसे कितना वोल्टेज ले रही है, कितना करंट ले रही है? तो हम तो नीचे खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि 1 सेकंड में 400 जूल काम कर रही है, लेकिन हमारे होश तो उस वक्त उड़ गए जब हम छत में जाके देखा कि वो तो 1 सेकंड में 300 जूल ही काम कर रही है। इसका मतलब है 140 जूल वो अपने में खर्च कर देती है कहीं ना कहीं। उससे हीट पैदा होती है, चीजों को चलाने में जो एनर्जी वेस्ट होती है उसमें उसका 140 जूल वेस्ट हो गया है। ये वाली जो पावर है वो रियल और ये वाली पावर अपेरेंट। इसलिए ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस को हम क्या बोलेंगे? ये कैलकुलेशन इससे हमने किया तो इसको हम बोलते हैं आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य, अपेरेंट पावर। अगर ये आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य है और ये वास्तविक शक्ति अथवा सामर्थ्य है तो वास्तविक शक्ति का एक फॉर्मूला बना आभासी शक्ति गुणे कॉस फाई। कॉस फाई का हमने नाम क्या रखा? शक्ति गुणांक। क्यों शक्ति गुणांक? क्योंकि ये एक ऐसा गुणांक है जिसका एक शक्ति से दूसरी शक्ति में बदल सकते हैं, जिसकी मदद से आप, तो ये एक ऐसा गुणांक है जिसकी मदद से एक पावर को दूसरे पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसका नाम शक्ति गुणांक रख दिया। शक्ति गुणांक को कैसे कैलकुलेट करना है आपको? उसके लिए tan फाई आपको मालूम है, आप इंपीडेंस ट्रायंगल बनाइए और cos फाई कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, आपकी मशीन की जो वास्तविक शक्ति होगी वो किस पर डिपेंड करती है? cos फाई पर। तो एक पॉइंट ये भी आप नोट कर लो कि वास्तविक शक्ति किस पर निर्भर करती है? cos फाई, या cos फाई का नाम क्या है? शक्ति गुणांक। वास्तविक शक्ति गुणांक जिसे आप cos फाई से लिखते हो पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हमने पावर के लिए बना लिया और दोनों पावर आपने देख ली। अब हम नेक्स्ट जो क्लास हम करेंगे उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो हमने लिखा कि वास्तविक शक्ति गुणांक cos फाई पर निर्भर करती है, हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आखिरकार cos फाई पर हमारी रियल पावर डिपेंड है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।